नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के एसआईएस लॉन, आप चाहें तो एसएल लॉन यानी कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज लॉन भी कह सकते हैं। यहाँ पे एसएल की गाड़ियाँ लगती हैं, छात्र बैठते हैं, पढ़ते हैं। जिस शख्सियत से आज आपको मैं परिचित कराने वाला हूँ, बातचीत होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे, वे वर्तमान समय में जवाहरलाल नेहरू छात्र संघ के बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे साथ बैठे हुए आज के मेहमान प्रमोद सागर जी का, जो बापसा संगठन के पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में बापसा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में 10 साल के संघर्षों के बाद जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव पद पर भारी मतों से प्रियांशी आर्या ने जीत दर्ज कर इतिहास रचा है। चूँकि बापसा के बनने से लेकर और आज जीतने तक मैं भी इस विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते देखता रहा हूँ, तो आज मेरे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दैनिक अम्बेडकर में। थैंक यू। प्रमोद सागर जी, आप पहला सवाल है आपसे कि आप कितने साल से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का हिस्सा हैं, यानी पढ़ाई कर रहे हैं या छात्र हैं? हम जेएनयू में 2019 में आए थे, तो हमको ऑलमोस्ट पाँचवा साल जा रहा है। और मैंने मास्टर किया था सीपीएस से 19 से 21। उसके बाद हम पीएचडी ज्वाइन कर लिए, तो मैं पीएचडी का 3rd ईयर, तो ऑलमोस्ट हमको 5 साल होने को जा रहा है। यानी कि आपने जब एमए में यहाँ एडमिशन लिया होगा 2019 में, उसके ठीक 1 साल बाद कोरोना वायरस लॉकडाउन आ गया, तो बहुत सारे आपके क्लासेस ऑनलाइन हो गए होंगे। क्या ऐसा था? यस। अच्छा, अब सीधे सवाल पे आते हैं। प्रमोद सागर जी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अभी, और इनके कई इंटरव्यू बहुत सारे लोगों ने लिए हैं इनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित। मैं इनसे सीधा राजनीतिक मुद्दों पर बात करूंगा। सबसे पहला सवाल, चूंकि आपके नेतृत्व में बापसा ने महासचिव जैसे महत्वपूर्ण पद पर जीत हासिल किया है, और जब जेएनयू में खासकर जहां वामपंथी राजनीति का दबदबा रहा है, लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट राजनीति का बोलबाला रहा है, यहाँ पे बड़ा ही हाल के वर्षों में एक नारा बड़ा ही लोकप्रिय हुआ है, जय भीम लाल सलाम। जय भीम लाल सलाम नारे के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बोलना चाहूँगा कि एक तरह से बोलते कि प्लेगरिज्म का केस लगना चाहिए क्योंकि जो हमारी हमारे विचारधारा है, हमारा अपना डिस्कोर्स है, ये बिना पूछे बिना सीधे अप्रोप्रिएट करने लग जा रहे हैं। क्योंकि जय भीम इज़ लाइक ए ऑक्सीजन इन अम्बेडकर इन इंडियन पॉलिटिक्स, बिकॉज बिना जय भीम को किए कोई उनका कारोबार नहीं चल सकता। उसकी देन है मान्यवर साहब, और उनकी और उसके जो बाकी पीछे भी बहुत सारे विचारक रहे हैं, लेकिन मान्यवर साहब ने जो राजनीति में जिस तरह से भूचाल लाया है, इस तरह से उनका कहना था कि हम हमारे जो अम्बेडकर के बच्चों के बिना आपकी राजनीति नहीं चलने देंगे, बिना अम्बेडकर। तो उनकी बात कहने की सच साबित हुई, उन्होंने करके भी दिखाया था। ये कैंपस वही कैंपस है जहाँ 2014 से पहले जय भीम को एक तरह से नकारते थे। इस लाइक मतलब एक तरह से एक ह्यूमिलेट किया जाता था। जो जय भीम बोलता था, अम्बेडकर को वो सूट वूट का बुर्जुआ कहते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोझ डॉक्यूमेंट कहते थे। वो अभी देखो इनको मजबूरी होगी कि कैंपस में कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल का जो पाठ किए ना, वो कहीं की बापसा का देन है, बापसा की स्पिरिट है, बापसा शुरू से ही करता आ रहा है। तो इनका जो ज़रूरत है कि इससे दिखता है कि इनका जो डिस्कोर्स काफ़ी खोखला है, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं अपनी राजनीति को बचाने के लिए। उस राजनीति को अपनी बचाने के लिए, अपने जो ज़मीन को बचाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। चाहे वो जय भीम लगा सकते हैं, अब तो कुछ लोग तो कांसीराम भी लगा दिए हैं जय भीम। कांसीराम ने क्लियरली बोला था दोनों का डिफरेंस के, माने बाबा साहब ने बोला था। तो इनका एक मजबूरी हो चुका है कि इन्हें, और जय भीम नहीं बोलेंगे तो इनकी राजनीति साफ़ हो जाएगी, ये तय है। तो उन चीज़ों को साधने के लिए ये जय भीम
अब कुछ टाइम के मान्यवर साहब भी आ जाएंगे और जितने भी जो जो वामसेफ ने निकाले थे बहुजन मूवमेंट से सबको जो अप्रोप्रिएट कर लेंगे। तो इनके जो पोस्टर में जो दिखते हैं वो पहले मार्क्स लेने थे, बाकी देखे, लेकिन कभी भी बाबू जगदेव प्रसाद नहीं दिखे, मंडल नहीं दिखे, कांसीराम नहीं दिखे, साहू नहीं दिखे, फुले फातिमा अंकल कोई नहीं दिखा। लेकिन अब सावित्री फुले की जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उनकी अपनी राजनीतिक जड़ें बचाने के लिए सारे कर रहे हैं। आपने बड़ा ही दिलचस्प टर्म इस्तेमाल किया कि जय भीम लाल सलाम नारे में जय भीम दरअसल प्लेजरिज्म का केस है। क्या आपको लगता है अंबेडकर पर सिर्फ दलितों का अधिकार है? नहीं, एक चीज़ है कि अम्बेडकर वाद है और अम्बेडकरवादी है, तो इनको अम्बेडकरवाद की बात कर लेंगे लेकिन अम्बेडकरवादी को कभी एक्सेप्ट नहीं। तो ये बातें हैं, तो हमें ये नहीं कि दलितों का हक नहीं है। बाबा साहब ने भी ये सिर्फ दलितों की बात नहीं की, बाबा साहब ने एक लार्जर कम्युनिटी की बात की, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में हर एक तबका आता है जो सामाजिक जो एक उससे बिछड़ा हुआ है। तो अम्बेडकर ने चाहे वो महिला हो, माइनॉरिटी हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी हो, सबके लिए बात की है। और ये सवाल ही अपने आप में एक तरह से प्रॉब्लम कि अम्बेडकर सिर्फ दलितों के एक तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है। अम्बेडकर का जो इकोनॉमिक्स पे काफ़ी योगदान है, सामाजिक जो सबसे जो पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं कि हम घुरे इनको करते हैं। पहला जो कास्ट इन इंडिया 1915 में वो उनका होता है, कास्ट पर स्टडी करने वाले थे, कास्ट जेनेसिस वाला। तो उनका इकोनॉमिक्स पे भी काम है। आरबीआई का देख लीजिए, उनकी जो प्रॉब्लम है रुपीस है उसका बेस रहा है ना। तो ये हमारी जो मतलब लोग हैं जी जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, उन्होंने कहीं ना कहीं अम्बेडकर को पोस्ट किया है, एक लिमिट रखा है 90 तक। उसके बाद जो बहुत सारे मूवमेंट आता है, मान्यवर साहब वामसेफ आता है, उस चीज़ को मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं। तो आज अम्बेडकर एक सबकी एक ज़रूरत हो चुकी है और ज़रूरत नहीं, मजबूरी कहेंगे इस चीज़ को कि मजबूरी है अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करना, अम्बेडकर के विचारधारा को अप्रोप्रिएट करना। तो हमारा कहना यही है कि ये सिर्फ दलितों की धरोहर नहीं है। मैं मानता हूँ कि अम्बेडकर जो बात की है सामाजिक न्याय की, वो तो बात करो। सिर्फ आप सेलेक्टिव अप्रोच लगा कि आपको जहाँ एक किताब लिखा सेलेक्टिव लेकर उठा लिया जो आपको फ़ायदा कर, तो आपको जो फ़ायदे की कर रहा है आप उस चीज़ को उठा ले रहे हैं ना। अम्बेडकर ने जो लेफ़्ट के बारे में लेफ़्ट के बारे में क्या बोला अम्बेडकर ने, एक के दांगे वही थे जो बोले जब अम्बेडकर खड़े हुए थे कि अम्बेडकर को वोट मत दीजिए, एक कहीं ना कहीं वोट को बर्बाद कर दीजिए, एक के दंगे। तो उनका माइंडसेट है, वो कभी बात नहीं करेंगे। तो लेफ़्ट संगठन है वो कभी, राइट वाला भी वो सीधा अम्बेडकर का वो थॉट ऑफ पाकिस्तान का एक सिलेक्टिव कोट लेके आ जाता है। तो कहने को अम्बेडकर जब किताब लिखते हैं बोलते हैं कि हम एक ओपन माइंड से किताब लिख रहे हैं। इसमें ओपन माइंड में दिक्कत भी है कि कोई भी विचार आसानी से आ सकता है, उसको भी खतरा है। हमें ओपन माइंड रहने से एक खतरा ये भी है। तो किसी प्रेजुडिस और किसी उसमें नहीं लिख रहे हैं किताब। तो राइट वाले उसका उठा के ले आते हैं, लेफ़्ट वाले ये सब अपने अपने से है। जो एक्चुअल में उठाइए, कास्ट जेनेसिस है, एनालिसिस ऑफ कास्ट है, उसकी बात कीजिए, कोई नहीं करेगा। तो सिलेक्टिव जो अप्रोच है हमें उससे दिक्कत है, तो हम उस चीज़ को काउंटर करते हैं। अगर उठाना अम्बेडकर को बात कीजिए, अच्छी बात है। अम्बेडकर चाहते हैं सामाजिक न्याय होना चाहिए, सोसाइटी कास्ट रेस होना चाहिए। तो उस चीज़ को जो बात की आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट जय भीम चिल्ला रहे हो ना, जिससे हमारे लोग आए कि हम भी जय भीम की। तो जय भीम के चिल्लाने वाले बहुत हैं, लेकिन जय भीम के राह पर चलने वाले बहुत कम हैं। तो हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत है। लेफ्ट पार्टियों के ऊपर एक बड़ा ही गंभीर आरोप रहा है छात्र राजनीति के हवाले से, जेएनयू में खास करके बापसा जैसे संगठनों का, या ऑल इंडिया ओबीसी फोरम भी पहले यहाँ पे था, कि लेफ्ट पार्टी के भीतर छिपे हुए राइट विंगर होते हैं। क्या आप बापसा का अध्यक्ष होने के नाते, संगठन अध्यक्ष होने के नाते दावा कर सकते हैं कि अंबेडकरवादी संगठन बापसा जैसे संगठनों में छिपे हुए राइट विंगर मानसिकता के लोग नहीं होंगे? देखो, हम क्लेम तो नहीं कर सकते चीज़ का, तो हम उसका साथ देते हैं। देखो, अंदर हम यहाँ आपके सामने बैठे, मेरे अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। तो आप जो एक्शन में आता है उसी से हम एक तरह से आपको पता था कि आप किस चीज़ से हैं।
हम कभी क्लेम नहीं करते बापसा, इसलिए कभी कैडर वो तरह से क्लेम नहीं किया, ना ही मेंबरशिप की, नहीं बताता कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। एक कैंपस में एक संगठन है, वो हमेशा हर साल मेंबरशिप ड्राइव चलाता है, उनको ही मेंबरशिप देता है हर साल, बोलता है दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। ऐसा बापसा कभी क्लेम नहीं किया है। देखो, व्यक्ति के जो विचार बदलते रहते हैं, कभी भी हो सके आप हमारा समर्थन है, कल किसी दूसरे का समर्थन है, तो किसी को बांधे रखना बहुत ही मतलब एक चैलेंजिंग काम है। तो हमारा प्रयास है, हमारा स्टडी सर्कल चलता है, मेडिकल स्टडी सर्कल, और हमारे प्रोग्राम होते हैं, उन्हीं के तहत लोग जुड़ते हैं। तो उन्हीं के जो जोड़ते हैं वो हमारा साथ देते हैं, वो सब साथ है। हम कभी किसी पे क्लेम नहीं किए कि आप सिर्फ हमारे ही हो, कि आप बाप से हमेशा ओपन माइंडेड जैसे बात रखा है, समझने है कि जो बात रखता है हम उसको हम साथ रखते हैं, वो हमारे साथ रहता है। बाकी किसी हम ज़बरदस्ती किसी को वो नहीं करते। तो इंडिविजुअल मसला है, चाहे लेफ़्ट का भी हो सकता है। हमारे संगठन में तो ऐसे हैं कि लोग लेफ़्ट में काम करके 2 साल बाद जब थकान महसूस करते तब आते हैं, राइट में भी रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, भैया हमारी मजबूरी है, हम सपोर्ट ओपनली नहीं कर पाएंगे, तो वो भी मजबूरी हम समझते हैं उन लोगों की। लेफ़्ट में भैया हमसे एक सारा चीज़ें काम करवाया जाता है लेकिन कभी नहीं होता, हम काफ़ी नाखुश हैं, लेकिन हमारे पास मोरल बर्डन है, इन्होंने हमें हॉस्टल दिलवाया, ये किया वो किया, इसलिए हम साथ में रहे। तो लोग नाखुश हैं, वो आकर के कहीं न कहीं हमको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बादशाह कभी ऐसा किसी तरह से क्लेम नहीं किया है इस तरह से। राष्ट्रीय राजनीति में जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन सब का लगभग छात्र संगठन है। भाजपा आरएसएस का एबीवीपी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, कांग्रेस का एनएसयूआई है, और समाजवादी पार्टी के भी हैं, राजद का भी है। बापसा सीधे सीधे किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, न ही कोई दावा करती है। फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि आपका एज के हिसाब से आप भी राष्ट्रीय राजनीति में वोटर हैं, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, किस तरफ लगता है आपके विचार के हिसाब से आपका झुकाव होता है, किस पार्टी की तरफ? मैं पहले इस पे आऊँगा कि हमारा तटस्थ रहने का एक कारण है। तटस्थ रहने का कारण है कि हमारे पास किसी की जवाबदेही नहीं है, कि हम अपने आप में ऑटोनॉमस हैं। तो जो भी कैंपस के हिसाब से जो राजनीति करते हैं, जो महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का, तो हम किसी की जवाबदेही नहीं कि हम किसी से, और ना ही किसी से फंड भी लेते हैं। कि जैसे हमारा मानव कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट सेल्फ फंडेड होना चाहिए, तो हमारे जितने साथी हैं उनसे करते हैं, और हम बाहर से किसी से या किसी होता हमें उनका दबाव में रहना पड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी चीज़ों से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और दूसरी बात, अगर मिनिस्ट्री में अगर किसी का पार्टी का हम बहुजन जो इतनी पॉलिटिक्स उनका छात्र विंग नहीं है, मतलब स्पेशली आप कहो तो बहुजन समाज पार्टी या अदर पार्टी का, तो मान्यवर साहब का मानना था, उसी में हमारा भी मानना है कि हमारा जो एक युवा है, पहले हमारी ज़रूरत है बाबा साहब ने की एजुकेट फर्स्ट, कि शिक्षा लीजिए, संगठित होइए, संघर्ष करिए। तो पहले अगर हम शुरू में राजनीति अगर धकेल देंगे तो कहीं न कहीं वो जो पहले गोल को कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो पहले शिक्षित होइए, उसके बाद समझ करके संगठित संघर्ष करिए। ये सारे पैटर्न पे हम भी लोग चलते हैं। तो दो है कि हमारा कैंपस, हम राजनीति नहीं करते, ना ही ऐसा कोई लॉन्च पैड है कि यहाँ बापसा से प्रेसिडेंट बन गए, हमको कहीं से टिकट मिल जाएगा। हम वो कभी भावना रखते नहीं हैं। हम सिर्फ क्या है कि कैंपस में महापुरुषों की विचारधारा को जीवित रखने का प्रयास करते हैं, कि उनकी विचारधारा हमारे बाद लोग आएंगे, वो चीज़ें जो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो बनी रहे, हमारा ये प्रयास रहता है। आप देखिए कि हमने कभी ऐसे बाकी पार्टी लॉन्च पैड यूज करती हैं, कैंपस में फ़ायदे किस पार्टी में रहते हैं, बाहर फ़ायदे के लिए किस पार्टी में चले जाते हैं। आप सबको पता है कि कौन इतने कैंपस में जो बड़े बड़े नेता रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी बदल दी है, वो स्वार्थ के लिए। तो बादशाह का जो हर एक मेंबर है, वो कभी कभी इस तरह से राजनीति नहीं करता, ना इस तरह से नहीं जोड़ता कि हमें आगे आके टिकट मिलेगा या हम आके एक बड़े नेता बनेंगे। तो वो हमारा काम नहीं है, इसलिए हमारी ऑटोनॉमस पॉलिटिक्स है, और हम किसी पार्टी से टाई अप नहीं है, ना ही किसी के दबाव में काम करना। हमारे इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है, कैंपस इशू लेकर के जो हमारा काम है, हमारे जो अपॉर्चुनिटी की जो बात करते हैं, उन्हीं के मुद्दों को लेकर के जो कैंपस की बाकी पार्टियों ने साइडलाइन किए, हम उनकी बात करते हैं। बापसा जैसे संगठनों का अगर उभार देखें तो समझ में आता है कि जो मुख्यतः केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेचर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इसका ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन है, या बापसा जैसे संगठनों का जेएनयू में बनने के बाद
उदय हुआ है अन्य विश्वविद्यालयों में भी। वामपंथी पार्टियों का दावा है कि वामपंथी पार्टियों ने अपने संघर्ष से विश्वविद्यालयों में इतना लोकतांत्रिक माहौल बनाया है, परिवेश बनाया है, जहां पर सभी स्टूडेंट अपनी बात खुलकर कह सकें, और उनके संघर्ष के परिणाम है कि बापसा जैसे संगठन जेएनयू में न केवल बनते हैं, बल्कि आज इतने लंबे सफ़र के बाद सीट भी जीतते हैं, और वह भी वामपंथी पार्टी के सपोर्ट पर ही, जिसे बापसा सीधे सीधे नकार देती है। ये इसे एहसान फरामोशी मानते हैं कि वो एहसान नहीं मानना चाहते हैं। तो इस पे है, मैं इस चीज़ को, एटीट्यूड को मैं बोलूँगा कि मतलब जातिवादी एक पैटर्नाइज करने का एटीट्यूड है। ये बोलते हैं कि आप, हमने सब कुछ किया है, हमने। अब लेफ़्ट अगर ओवरऑल देखोगे ना, लेफ़्ट कब आया था, तो उसके बाद हम उसके पहले रविदास है, कबीर है, पेरियार है, नारायण गुरु हैं, साहू जी है, फुले है, अंबेडकर है, इधर जो मंगूराम है। आप उनके स्ट्रगल को अंडरमाइन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप बता कि आपने स्पेस दिया, अरे तुम होते कौन हो हमको पैट्रनाइज करने वाले? आप स्पेस देने वाले कौन है? स्पेस तो हमने खुद छीना है। स्पेस देने वाले आप कोई नहीं होते। आप सिर्फ हमारे मुद्दों पे राजनीति करते, हमारे लोगों से लेबर करवाते हो। आप जिस लेबर की बात करते हो ना, आप उस लेबर एक्सप्लॉइट करते हो। आप लेबर कभी नहीं करते। आप हमेशा उस मलाई खाने के प्रयास में रहते हैं, और लेबर करता है हमारा बहुजन समाज। तो इस एटीट्यूड को, पैटर्नाइज एटीट्यूड को हम नकारते हैं। इसी एटीट्यूड के वजह से आज लेफ़्ट का देखो हालत कैसा है कि आप कहें कि वो कहीं कि जो सेंटर में भी अब देश की राजनीति में भी कहीं कि गायब है। तो इस ईगो से, तो मैं बोलता हूँ कि ये है कि इनका माइंडसेट ये है कि यूनाइटेड डिफरेंट बाय आइडियोलॉजी, यूनाइटेड बाय बिरादरी। तो जो ब्राह्मणिकल जो फोर्स है, वो कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट के काम करते हैं। चाहे वो लेफ़्ट हैं, तब भी दावा करें कि हम सब कुछ दिए तुमको, राइट में है तुम हम सब कुछ दिए। और तुम होते कौन देने वाले कि संपत्ति जो है, जो बनाने वाले हम हैं बहुजन समाज, और तुम देने वाले, तुम तो देने वाले, तुम लेबर नहीं करते, लेबर करते हम सब लोग। तो हमारा यही है कि ये जो क्लेम है वो अपने आप में एक जातिवादी है, एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से प्रेरित है कि तुमको हमने ऐसा माहौल दिया है, तुम कोई नहीं होते वाले। माहौल बापसा बना है। बापसा क्यों? अगर तुम अच्छा माहौल देते तो अमृत संगठन बनते ही नहीं। 14 में संगठन बनने का यही कारण था, बाकी यूनिवर्सिटी में बने। आप जैसे माहौल की बात कर रहे हैं, अगर सब लोग खुश होते हैं, जैसे घर में भी हैं, 4 लोग रहते हैं, सब कुछ सही से चलता है, तो अलग अलग बंटवारा क्यों होता है? तो कहीं ना कहीं क्लैश होता है ना इंटरेस्ट का। तो वो क्लेम को हम खारिज करते हैं। और दूसरी बात है कि जेएनयू में ये बोलते हैं कि वही वाला एटीट्यूड आता है कि वही मतलब कि हम तुमको किए हैं। जैसे गांव में बड़े भाई ठाकुर साहब हैं कि ठाकुर काकुआ, वही वाला कि सब कुछ हमारा है, हम तुम पे एहसान कर रहे हैं ना। तो हम एहसान के कभी मोहताज नहीं रहे। बापसा 14 से बना है, किसी का सपोर्ट सीख नहीं किया है। बापसा के जो वोट शेयर भी देखो बापसा का बड़ा है। तो बापसा के डर से ही अगर ये एहसान देखोगे ना, 16 में देख लीजिए एहसान इनका दिख जाता है कि बापसा जैसे एक स्ट्रांग फोर्स के रूप में आता है। ये चारों एक साथ आते हैं। क्यों आते हैं? और एहसान, तो इनका वोट शेयर देखो कितना आता है, बापसा का कितना, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी आती है। तो अभी भी है, 19 में बापसा ने 2 कैंडिडेट थे, बाकी वोट हमारा कहाँ। तो अभी तक हम जो जेएनयू जब से बना है, जेएनयू लाल ये क्लेम है, लेफ़्ट रहा है, लेफ़्ट को वोट करने वाले कौन रहे हैं? वो एहसान तो इन पे हम किए हैं, ये हम पे एहसान नहीं किए हैं। हम उनको 30 साल वोट करके हम इनको भी पावर में लाए, हम एहसान किए। उस एहसान की लोग बात नहीं करते हैं। और इस बार भी जो हमारे कैंडिडेट को वोट मिला है ना, वो इनका नहीं है, वो हमारे अपने लोगों जेएनयू के स्टूडेंट ने वोट किया है। और हमको नुकसान ये हुआ है कि इन्होंने, जो इनकी आदत से बाज नहीं आती, हमारे सामने कुछ बात करते हैं, स्टूडेंट में कुछ बात करते हैं। इन्होंने बरगलाया है स्टूडेंट की, बापसा के साथ हमारा अलायंस हो गया है, वोट हमको दीजिए सारे कैंडिडेट को। तो इस तरह से हमारा कहीं ना कहीं वोट शेयर भी नुकसान हुआ इनकी वजह से। उसकी भरपाई कौन करेगा? बिना कंसेंट के ये लोग हमारा पर्ची यूज़ करते हैं, बिना कंसेंट की, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कंसेंट की बात करते हैं, बिना कंसेंट के प्रियंशी का फ़ोटो यूज़ करते हैं, उसको हम कंडेम भी करते हैं बाद में। तो इस चीज़ की बात कौन करे? ये दिखाना कि हमने जिताया है। अरे हम तुमको जिताते आए 30 साल से, उसकी बात कौन करेगा? तो इस तरह से जो इनका एटीट्यूड है
उसी एटीट्यूड को बदलने की हमारी लड़ाई है कैंपस में। अस्मितावादी राजनीति का उभार 90 के दशक में माना जाता है, खासकर तब जब मंडल राजनीति का उभार पूरे देश में हुआ। मंडल राजनीति से पहले पूरे देश में लगभग सीधे सीधे दो धाराएं थी, वामपंथी राजनीति और दक्षिणपंथी राजनीति। कांग्रेस कहीं बीच में एक पेंडुलम की पार्टी रही है जहाँ पे सभी लोगों को अपना अपना मौका लगता। लेकिन मंडल राजनीति के बाद से लोगों का दावा है कि मंडल राजनीति के बाद जो वेलफेयर स्टेट का जो स्ट्रक्चर था और जिस पर कांग्रेस लंबे समय तक राजनीति करती रही, उससे वेलफेयर स्टेट का नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे राइट विंगर जुड़ गए अस्मितावादी पॉलिटिक्स से, राजनीति से, पार्टियों से, और जिसका सीधा सीधा लाभ बसपा की जो सुप्रीमो है बहन जी मायावती, उनको भी हुआ। और जो जितने भी छात्र संगठन आए, जिसमें बापसा भी शामिल है, कहीं ना कहीं वामपंथी राजनीति को ख़त्म करने के लिए भी बापसा को राइट विंग अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करता है। वो चाहता है कि कैंपस में अगर एबीवीपी न जीत सके तो बापसा ही जीते, लेकिन वामपंथी पार्टी हटे, क्योंकि वह बहुत ही मौलिक सवालों पर राजनीति करती है और एक प्रशिक्षण देती है। तो क्या बापसा वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं दक्षिणपंथी राजनीति की छिपी हुई अभिव्यक्ति है? नहीं, इसको मैं प्रॉपरली इस क्लेम को खारिज करूँगा, क्योंकि इस तरह से होता है कि ये दोनों तरफ से क्लेम आते हैं। राइट विंग बोलता है कि बापसा लेफ़्ट का ही पार्टी है, ठीक है। लेफ़्ट बोलता है बापसा एबीपी का टीम है। तो जैसे मान्यवर साहब के शब्दों में बोलें कि एक है कि लिबरल आर मोर डेंजरस देन ए रेडिकल। तो जैसे कि कोई सामने शत्रु आता है, वो सामने आपको अटैक करता है, आपको पता है, लेकिन छुपा हुआ शत्रु है, हमें उसको उजागर करने की ज़रूरत है। नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस एक छुपा शत्रु थे। हमारा पूरा है ना, जो मीठी मीठी बात करके, शायद लगा के काटने वाली बात है कि मीठी चुपड़ी चुपड़ी बात करके हमारे लोगों को बरगलाना। तो बोलते कि जो 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 ग्रीन ग्रास में जो ग्रीन स्नैक है, उनको पहचानने की ज़रूरत है, उनको फन को चलने की ज़रूरत है। अब रही बात बापसा की चर्चा क्यों होती है, बापसा की राजनीति से दोनों को नुकसान है। राइट विंग भी है कि बापसा एक तरह से दोनों के साथ अगेंस्ट। बापसा का स्टेट में भी देखिए प्रिंसिपल्ड भी राजनीति रही है कि फासिस्ट ब्राह्मणिकल ताकतों के खिलाफ लड़ना। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि आप अमन के साथ हैं? लेफ़्ट को ये खतरा है कि बापसा के आने से कि लेफ़्ट ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये हमारे छात्रों पे राजनीति करता है, हमारे छात्रों के मुद्दों पे, छात्रों पे चढ़ करके, हमारे छात्रों कंधों पे चढ़ के राजनीति करता है। तो इनको डर है। तो दोनों के बीच में कि बापसा के खतरा दोनों को है, इसलिए ये रूमर फैलाए जाते हैं। ये शुरू से स्टार्ट है कि बापसा इसका टीम है, बापसा वी टीम है, ए टीम है, ये दोनों की तरफ रूमर है। तो मैं क्लियर कि बापसा किधर भी नहीं, ना लेफ़्ट है ना राइट है। बापसा सिर्फ मिड राइट है, वही तरह से बात करता है, वो कभी किसी के साथ नहीं रहा है। हमारे इक्वल एनिमी, इतना एनिमी हमारा एबीपी है, और जो दक्षिणपंथी हैं उतने इक्वल एनिमी हमारे लेफ़्ट हैं। दूसरी बात है कि बापसा का हमेशा एलिगेशन है। बापसा के जो 14 से जितने लीडर हुए हैं, बापसा के कौन सा पार्टी चेंज किए हैं? आप जो दक्षिणपंथी की बात करने वाले, जो लेफ़्ट का जो एकदम से बात करने वाले लाल है, वो कन्हैया कुमार है, कहाँ जाते हैं कांग्रेस में? शैला रशीद कहाँ बैठ जाती हैं? राइट विंग है, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट है हमारे पास, तो हम बता सकते हैं कि कौन दक्षिण वाला है, कौन लेफ़्ट वाला है। तो इनका वही सिंपल है कि आइडियोलॉजी को दिखाने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन एक कोर में कैंपस में चुनाव होता है, पहले सारे भूमिहारों की मीटिंग होती है कि अक्रॉस पार्टी लाइन क्रॉस वोटिंग हो जाए। क्यों करते हैं? तो ये अपनी जगह हर जगह बना लेते हैं, लेकिन बदनाम करते हैं बहुजन समाज को कि ये लोग इनके साथ हैं। एक्चुअली में हम किसी के साथ नहीं, हमारे इक्वल एनिमी है। जो हमारे सामने चुपड़ी चुपड़ी बात करता है वो बड़ा एनिमी है, जो सामने अटैक करता है वो भी एक एनिमी है। तो क्लियर है, हमारा राइट भी उतना ही दुश्मन है जितना कि लेफ़्ट है। हमारे लिए दोनों एक नागनाथ एक सांपनाथ, दोनों इक्वली हैं। बस बापसा के प्रभाव को कम करने के लिए इस तरह से रूमर टाइमली फैलाए जाते कि बापसा का राज ना हो पाए। बापसा का राज हुआ तो इन दोनों की ढपली बजना बंद हो जाएगी, इनको कैंपस से बाहर जाना पड़ेगा। हमारा बहुजन समाज जाग गया, जो अप्रेस्ड जो कम्युनिटी है कैंपस में वो आ जाए। लेकिन उस चीज़ साथ ना आए तो फूट डालो और राजनीति करो, वो वाली रणनीति अपनाते हैं।
तो बता देंगे कि एक फ़ोटो कि इनके साथ है, और तुम किसके साथ बैठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, वो कभी डिस्कस नहीं करें। तुम्हारे तो बड़े बड़े नेता हैं जो बहुत ही कैंपस को लीड किए हैं, वो दूसरी गोद में बैठ जाते हैं। उनके बारे में आप कभी, क्योंकि वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी से आते हैं, उनका वर्चस्व है, उनका सिस्टम है, मीडिया सवाल पूछने वाले भी वैसे ही हैं, कैंपस के बाहर भी। तो एक सिस्टम बना रखा है, तो उस सिस्टम में वो लोग फिट हो जाते हैं। बहुजन समाज के लोग नहीं फिट हो पाते हैं। अब दूसरा, अगर मैं ही हूँ कल जाके बाहर कहीं किसी पार्टी को, तो हम पे चर्चा होने लग जाएंगी। तो अरे दूसरा कहीं कुछ बोला चर्चा नहीं, तो वो बात है जातिवादी मानसिकता की, वो ख़त्म नहीं होगी चीज़ें। तो इस सवाल ऐसे आते रहेंगे। बापसा पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि बापसा जो जेएनयू का बापसा है, जिसे देखकर अन्य विश्वविद्यालय के कैंपस में भी बापसा बन रहा है, बापसा के कार्यकर्ताओं का ज़्यादा हमला मार्क्स की तरफ होता है और मोहन भागवत की तरफ कम होता है। ये मार्क्स की आलोचना अधिक करते हैं, सावरकर की आलोचना कम करते हैं। देखो, एक चीज़ है, फासिस्ट दक्षिणपंथी सबको पता है, हैं? जो एक ओपनली चीज़ है कि बीजेपी क्या कर रही है, सावरकर क्या है, एवरीवन नोस दैट, कि सबको अवेयर है। तो हमारा इन पे हमला ऐसे नहीं रहता, हम इन पे हमला करते हैं, लेकिन हमारा हमला उन पे भी है जो हमको अंदर से खोखला कर रहे हैं। इस दीमक है, दीमक का जो वो लकड़ी को लगता है, दीमक हमारे साथ है, लेकिन दीमक धीरे धीरे लकड़ी को ख़त्म कर देती है, उस दीमक को भी उजागर है। तो उस लेंस के लिए हमें अम्बेडकर लेंस चाहिए। लोगों को लगता है कि हम लेफ़्ट पे मार्क्स पे हमला करते हैं, तो हमारा हमला उन पे है जो छुपे हुए हैं, उनको एक्सपोज हम करते हैं। बाकी देखो बीजेपी, आरएसएस जो कर रही है ना बाहर, मोहन भागवत है, सावरकर है, वो सब जग जाहिर है, उस पर हम एक्स्ट्रा है एक्सप्लेन, वो सबको पता है, उस पर हम अटैक करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो हमारा है, हमारे पर्चे में भी दिख जाएगा, हम इक्वल अटैक करते हैं स्पीच में। तो जो जनरल ऑडियंस है उनको इतना पॉलिटिक्स का अवेयरनेस नहीं है, उनके लिए हम बताते हैं कि जो जो लार्जर एनिमी तो है, लेकिन छुपे हुए एनिमी है, हमें उनको भी पहचानने की ज़रूरत है। इसलिए उनको, और इस नैरेटिव को चलाते हैं कि बापसा सिर्फ लेफ्ट को गल देता है, बापसा दोनों को बताता है कि किस तरह तुमने हमारे हकों को छीना है। अब कांग्रेस है, कांग्रेस को देखो, हमारा इक्वल रहा कि कांग्रेस किस तरह से हमारे इस मुद्दों को साइडलाइन करती रही, किस तरह से बीजेपी भी यही द्रौपदी राष्ट्रपति बना दिया, ने कभी प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें मंदिर में जाने से वह सब जानते हैं। इस पर हम बात भी करते हैं हमारे पर्चा पोस्टर में। तो अगर स्टैंड देखोगे हमारा, हमारे पर्चा पढ़िए, पोस्टर पढ़िए, हमारा इक्वल स्टैंड रहता है, दोनों हमारे है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम एक्सपोज नहीं करेंगे इतने मतलब जेएनयू में पढ़ रहे हैं, इतना बाबा साहब बेचारा दारा की लेकर के, जो दोनों की राजनीति को जो बीच में जो लाइन खींचे ना, उस लाइन को हम बात करते हैं, खींचते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ इनको करते हैं। हम एक्चुअली में छुपे हुए एनिमी को उजागर करते हैं, जो वैसे जो हरी जो है ना कि हरा वैसे पड़े पहन के मतलब ग्रीनरी में छुपे हुए हैं, हम उनको उजागर करते हैं। बापसा की भाषा बड़ी सामंती है, यह भी एक आरोप लग रहा है, क्योंकि बापसा के लोगों को यह गलतफहमी है कि जिस छात्र का एडमिशन जेएनयू में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में होता है, वो उसको अपना नेचुरल सपोर्टर मान लेते हैं। बापसा के नेतृत्व में यह दिखता है, यह भाषा, कि मेरे छात्रों को बरगला रहे हैं वामपंथी, मेरे छात्रों को, जब वैचारिक रिश्ता अभी बनना बाकी है। तो बापसा के कार्यकर्ता किसी भी छात्र को अपना छात्र किस आधार पर घोषित करते हैं? देखो, जब हम अपना बोल रहे हैं तो हम कहीं में कैटेगरी मेंशन नहीं किए हैं। पहले ये बात है कि हम अपने छात्र हैं, कैंपस में आने वाला जो छात्र है, तो लेकिन पीड़ित कौन है, हमें उसके भी जानने की ज़रूरत है। तो पीड़ित है हमारा लार्जर, जो हमारा फोकस है पीड़ित की तरफ जो आते हैं, लेकिन कॉमन स्टूडेंट है जो हम मानते हैं ना, उनके मुद्दे के लिए वापसा खड़ा है। आप देख लीजिए, मैं बताया था कि आप जो हॉस्टल का मुद्दा था और जो डॉर्मेट्री ओपन वापसा करवाया था, वो कहीं ना कहीं एक सिर्फ SC ST OBC को नहीं मिलता, सब स्टूडेंट को मिलता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं? तो हमारा यहाँ अपना कहने का मतलब है, कैंपस के जो छात्र हैं वो हमारे अपने छात्र हैं। वो हाँ, हमारी दुश्मनी उनसे है जो 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 जातिवादी सोच रखते हैं, जो वो सोच रखते हैं। आपने दूसरा बोला कि सामंतीवादी आरोप है, ये आरोप लगाने वाले हैं कौन? सामंतीवादी खुद सामंती माइंडसेट के हैं, वो हमसे ऐसे आरोप लगाते हैं। तो जिनको, और बापसा ने और कुछ
हमारे लोगों से सवाल आते हैं तो ये कॉन्फिडेंस कौन दिया है? एक सवाल पूछने का ये आरोप लगा कॉन्फिडेंस बादशाह ही दिया है। तो सामंतीवादी आप आरोप लगा बाबा साहब पे भी लगाते हैं कि बुर्जुआ सूट बूट का है। अब क्यों प्रिपरेट कर लेते? बाबा साहब जानते हैं कि हमारा समाज दलित रहा है, मतलब जो जिसका कपड़े मतलब उस तरह से नहीं रहे हैं, तो ये चाहते वैसे ही रहें। इसका दलित का मतलब है नंगे फटे कपड़े, इस तरह से टूटी चप्पल हैं। तो उस नैरेटिव को चेंज करना है। जैसे बाबा साहब ने भी काउंटर किया, बाबा साहब गांधी नहीं बने। गांधी ने तो सब कुछ होने के बाद त्याग दिया कपड़ा कि हम ये लोग रहेंगे। तो बाबा साहब क्लियर बोले थे कि ये चाहते कि हमारे लोग और 1000 साल तक ऐसे ही रहे। हम चाहते मेरा समाज मेरे जैसे पढ़ा लिखा रहे। तो बाबा साहब भी सेम मैसेज देता है कि हमारे जो भी हैं कि उस जो मिथ है, जो कंस्ट्रक्ट नोशन है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना है कि दलित का मतलब फटे कपड़े झोले नहीं होते। दलित का मतलब इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाला नहीं होता। दलित तो वेल एजुकेटेड, जो अम्बेडकर ने बोला है, एक तरह से वेल ड्रेस्ड, उस तरह वेल अच्छा इंग्लिश बोलने वाला। तो उस तरह से नोशन को हम डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इनको लगता है कि बाप सामंती है। सामंती की परिभाषा देने वाला कौन है? ये सामंती वाले वो खुद सामंती विचारधारा के हैं। तो वो उस चीज़ का खंडन है, ये लगता रहता है आरोप। इसको हमें कभी परवाह रही नहीं है, नहीं आगे रही, क्योंकि जब चलते हैं ना आपको बोलते हैं तो बहुत सारे आगे आपको वो गाली देने वाले मिलते हैं। सावित्री बाई फुले देख लीजिए, जब एक कहते ना कि क्वेश्चन आदमी उसी पे करता है जो धारा के विपरीत चलता है। सावित्री बाई उस टाइम पे जो ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर था कि पैटर की था कि वुमेन को पढ़ने का राइट नहीं है, सावित्री पहले स्कूल खोलती हैं, जब पढ़ाने जाती हैं कीचड़ फेंकती हैं। तो कीचड़ फेंकने वालों को आइडेंटिफाई कीजिए कौन है, कौन मिलेंगे? वही ब्राह्मण्स और जो ब्राह्मणिकल माइंडसेट वाले। सावित्री फिर भी पढ़ाई, आज सावित्री को जानते हैं, कीचड़ फेंकने वाला कोई नहीं जानता है। सेम आज 10 साल बाद 20 साल बाद आगे भी लोग बापसा को जानेंगे, बापसा को गाली देने वालों को कोई नहीं जानेगा। तो इसलिए हम बापसा कभी उनकी परवाह किया नहीं है। बापसा सिर्फ अपने महापुरुषों की विचारधारा पे बढ़ता रहा है और बढ़ता रहेगा। कहते हैं कि जब बढ़ेगा तो गाली देने वाले 1000 होते हैं। तो हमें आई डोंट केयर था, और ज़्यादा फीलिंग आती, हम कभी नहीं करते। आज का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसमें 2 सवाल मिक्स है, मतलब 2 पक्ष की बात है। एक आसान सवाल है, जेएनयू में बापसा बना है, इसी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इतनी ज़ोर शोर से न बापसा वहाँ पे लड़ता है चुनाव, न उसका कोई प्रचार होता है। यही वामपंथी पार्टियों का दावा है, छात्र संगठनों का, कि चूँकि यहाँ बना बनाया जगह बापसा को मिला है तो बापसा इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन जहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा यूनिवर्सिटी है, चैलेंजेस चुनौतियाँ ज़्यादा है, वहाँ बापसा का कोई शोर शराबा नहीं है, बापसा के विचारधारा का कोई भी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? पहली बात है कि जिस तरह से दावे को मैं उससे वह नहीं जाता, लेकिन आप सवाल पूछे हैं कि दावा कुछ भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दावा यही वाला कि हम किए, तो उनका जो ईगो जाने वाला नहीं है कि सब कुछ यही कर दिए, क्योंकि सबको बना मिलेगा ना। बनाया कौन है? वो जो चीज़ बाहर बनी है, जो निर्माण किया कौन किया है, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। जो बिल्डिंग जो चीज़ बन जाती है, तो कैंपस में क्या बनाए हैं ये बताइए, इनसे पूछिए कैंपस में तुम क्या बनाए हो? कैंपस की बिल्डिंग तुम बनाए हो? कैंपस का जो रोड बनाए, क्या बनाए? कैंपस का माहौल सिर्फ आकर के तुम झंडा लेकर के क्लेम कर देना, वही वाली बात है कि बिल्डिंग बन गई ना। ये ताजमहल में शाहजहाँ को सब जानते हैं, तो 20,000 जो मजदूर काम किए ताजमहल, उनको कोई नहीं जानता है। तो कैंपस को बनाने वाले हम हैं, और इनको ये दावा छोड़ देना चाहिए कि ये बनाए हैं, ये क्लेम किए हैं। और रही बात डीयू की, देखो डीयू में ऐसी बात नहीं है कि जेएनयू और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या है कि ये कैंपस है। कैंपस में क्या कि यहाँ के छात्र इंडिपेंडेंट राजनीति, इंडिपेंडेंट जो चुनाव होता है, एडमिन का इंटरफेरेंस नहीं होता है। डीयू में काफ़ी बार प्रयास हुआ है। इनका जो पिछली बार 16-17 में जो पर्चा दाखिल किए थे, उनका सिस्टम तरीके से उसको रिजेक्ट कर दिया पर्चा। ऐसी बार प्रयास बहुत हुए हैं, तो संगठन भी हैं, लेकिन डीयू में कैंपस फ्रेगमेंटेड है। आप बताइए, लेफ्ट दावा करता है सब कुछ बना दिया, तुम कभी अभी तक तुम्हारी सीट क्यों नहीं आई डीयू में? कब आई बताओ? हैं एनएसवाई और लेफ्ट वो ये भी रहता है। तुम जो दावा करने वाले खुद ही पावर में आ जाओ, तुम वहाँ तुम्हारी जड़ें, तुम्हारे खुद के पैर ढीले पड़ जाते हैं। बस तुम्हें सिर्फ लांछन लगाना है, एलिगेशन लगाना कि बापसा क्यों नहीं, और तुम क्यों नहीं कर पाए? भाई जेएनयू में क्यों हो तुम? सिर्फ लाल रहेगा, बाकी यूनिवर्सिटी में इतना तुम्हारा प्रोग्रेस उस तरह से क्यों नहीं है? तो ये दावे हैं, और एक मोरल बर्डन है, सिर्फ बहुजन लोगों पर डाला जाता है कि
तुम ही हो, तुम नहीं कर पाए, सब कुछ हम दिए। अरे तुम होते कौन हो देने वाले? तो ड्यू में तुम आकर जो है जिनों में ड्यू में भी लेफ्ट संगठन है, तो वहाँ तुम क्यों नहीं आए पावर में? एक भी आए, वहाँ हमेशा ABP NSY आता है, क्यों नहीं आए? यहाँ NSY नहीं आता है। अब NSY बोला कि हमें यहाँ नहीं आते, तो NSY भी क्लेम कर सकता है कि JNU में ऐसा ऐसा है तो हम नहीं आ पाते हैं। तो ये है रीज़न डिपेंड करता है कि कहाँ कितना है, तो कहाँ कैसे मुद्दे हैं, कैसी राजनीति है, किस तरह से माहौल है। वो वहाँ की यूपी में सरकार बन गई थी, बाकी में वोट शेयर बढ़ा था, उस तरह से नहीं आए। ऐसे हर एक पार्टी का अपना है। समाजवादी पार्टी या यूपी में सरकार बनी, बाकी पार्टी नहीं है ना। तो आप ऐसे क्लेम करें कि बाकी लेफ्ट वाले संगठन की समाजवादियों को हम सब कुछ दिए हैं, यूपी में सरकार नहीं है अब भी, तो ये और तुम लेफ्ट वाले क्लेम किए तो क्यों बंगाल और केरला तक सीमित है, बाकी पार्ट में क्यों नहीं आ पाए ना? तो ये दावे वाली राजनीति है, उसको हम हमेशा नकारते आए हैं। और जो ईगो दिखाता है कि हम तुमको दिए, और तुम दिए तुम खुद अपने पास रख लो ना, हमें क्यों दे रहे हो? कोई आदमी कब देगा जब खुद का चीज़ होगा। तुम देने वाले कोई हो नहीं हमारे। अपना घर बचाओ, हम तो ये बोलते हैं, अपना घर बचाओ, अपने विचारधारा बचाओ, अपनी चीज़ें बचाओ, हमसे तुम मतलब नहीं है। चाहे हम पावर में आए या ना आए, लेकिन हमारे में इतनी ताकत है, हम आके रहेंगे, तुमसे छीन के ले जाएंगे। आने वाले देखना लेफ्ट का हम कैंपस में सफाया होना तय है, ये देख लीजिए। अदरवाइज जिनकी अप्रोवेट करेंगे, कभी सावित्री कभी इनको ये चीज़ करेंगे, तो उस दावे को हम नकारते हैं बेसिकली। साथियों, आप सुन रहे थे बापसा संगठन के संगठन अध्यक्ष प्रमोद सागर जी को, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस CSLG में 3rd ईयर PhD स्टूडेंट हैं। और बहुत सारे सवाल अभी इनसे पूछे जाने हैं, लेकिन राजनीतिक मामलों पर आज के लिए इतना ही। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही कीमती वक्त हमारे चैनल दैनिक अम्बेडकर के लिए दिया है। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।